हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। आज हम स्टडी करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तो रीवैल्यूएशन, री मीन्स दोबारा और वैल्यूएशन दोबारा से वैल्यू देखना। किस चीज़ की? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट। एसेट्स की दोबारा से वैल्यू देखना कि मार्केट में इसकी वैल्यू इस टाइम प्रेजेंट में क्या है, और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट करना कि जो हमने बुक्स में लाइबिलिटी शो कराई है क्या रियल में वही लाइबिलिटी है, तो दोबारा से लाइबिलिटी को चेक करना। तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन करना। ठीक है, तब जब रिवैल्यूएशन करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो हो रही है उसमें कोई फर्क आता है, तो उस फर्क की वजह से या तो हमें लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट यानी कि गेन हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉस किस केस में होगा। अगर आपकी एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति, उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाती है, यानी बुक में जो वैल्यू शो करा रही है अब उससे कम हो जाती है, यानी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो फर्म को क्या हो जाता है? लॉस। और अगर ये वैल्यू पहले से बढ़ जाती है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट। ठीक है, और इसी तरीके से लाइबिलिटी यानी कि कर्जा से पहले से बढ़ जाने पर लॉस और कर्जा कम हो जाने पर लाइबिलिटी ओ मीन्स प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, गेन हो जाएगा। कर्जा अगर पहले से कम हो जाएगा तो प्रॉफिट, बढ़ गया तो लॉस। ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब आपको ये ध्यान देना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कब है, और खासकर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में ऐसा केस नहीं होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाना पड़े, लेकिन हाँ वो दे सकते हैं, वो बाउंडेशन नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में ऐसा केस नहीं है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाना पड़े। तो सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है और कब नहीं बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लाइबिलिटी का, तो रिवैल्यूएशन हो रहा है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में कभी कभी लास्ट में लिख देते हैं कि पार्टनर्स डोंट वांट टू शो रिवाइज वैल्यू। पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू यानी कि जो नई वैल्यू आई है उसको शो ही नहीं कराना चाहते बुक्स में, तो ऐसे केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, जब पार्टनर्स अल्टर्ड वैल्यू को शो ना कराएं या पुरानी वैल्यू को सेम रखें, बात एक ही हो गई। अल्टर्ड वैल्यू, नई वैल्यू चेंज ना, वो शो ना कराएं और पुरानी वैल्यू को चेंज ना करें, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होगा? जब क्वेश्चन में या तो कोई इन्फॉर्मेशन ना हो इसके बारे में कि रिवाइज वैल्यू शो करानी है कि नहीं करानी है, या फिर क्लियर लिखा हो कि पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज वैल्यू या पार्टनर्स वांट टू शो अल्टर्ड वैल्यू, तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का अनदर नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो इससे प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन और बन जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। एक नॉमिनल कैसा नेचर हो गया? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होते हैं? डेबिट किए जाते हैं जितने भी लॉस एंड एक्सपेंस होते हैं, और क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी लॉस होंगे वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखना है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। तो कब प्रॉफिट और कब लॉस होगा इसको जानिए आप। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका फर्नीचर की वैल्यू उसके बुक्स में लिखी हुई है 50,000। जब रिवैल्यूएशन किया गया तो ये फर्नीचर की वैल्यू 55,000 हो गई, यानी कि 55,000 हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो फर्नीचर है ये एसेट्स है कि लाइबिलिटी। तो आप पहले ये फोकस करेंगे कि ये एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स है, आपको पता चल गया, यानी कि प्रॉपर्टी है। अब इसकी वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, तो अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इंक्रीज होने पर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो एसेट्स है इसलिए इंक्रीज होने पर प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले देखा आपने प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री को फिल कर देना है। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय फर्नीचर, और वैल्यू कौन सी लिखनी है? जितना प्रॉफिट हुआ, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो 5,000 रुपये। ठीक है, अकाउंट्स आप बनाएं तो ऊपर ये लिख लें, ये एसेट्स इंक्रीज एंड लायबिलिटी डिक्रीज, और एसेट्स डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, इससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा केस है,
कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, मतलब पहले 1 लाख थी, अब रह गई है 90,000। ठीक है, पहले 1 लाख थी, अब नई वैल्यू दे दी है उन्होंने 90,000। तो 90,000 होगी, तो अब यहाँ पर लॉस हो गया है फर्म को, यानी उसके एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। तो लॉस इस साइड में लिखा जाएगा टू बिल्डिंग ₹10,000। ठीक, जितने का प्रॉफिट या लॉस वही अमाउंट आएगी। ऐसे ही कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स थे पहले थे 40,000 के, अब हो गए 35,000 के। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी यानी कर्जा पहले 40 का था, अब कितना हो गया? 35 का, यानी 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस साइड में लिख देंगे बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी मीन्स बाय क्रेडिटर्स बाय ₹5,000। ठीक है, इसी तरीके से लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस होगा, इधर साइड में लिख दी जाएगी। अब एक चीज जानते हैं प्रोविजन के बारे में। ये प्रोविजन जो होता है ये एसेट्स में दिया होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स में से लेस करके दिखाया होता है। लोग इसको एसेट्स मान लेते हैं जबकि ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो प्रोविजन एक लाइबिलिटी है कि हमारा रुपये इतना फ्यूचर में रुपये डूब सकता है, नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमने पहले से प्रोविजन कर लिया। अब ये प्रोविजन यानी कि ये लॉस होने वाला है फ्यूचर का, अगर ये इंक्रीज होता है तो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, या लॉस है, लॉस मान लो इसको, लॉस है, लॉस इंक्रीज हो रहा है तो लॉस होगा, लॉस साइड यानी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और अगर ये प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, इस साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम लिखना भूल गए होते हैं, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में उसको हमने लिखा ही नहीं है। जैसे टाइपराइटर है, हमने एसेट्स में लिखा ही नहीं है। जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो देखा कि टाइपराइटर लिखना था लेकिन हमने लिखा नहीं है, तो अब उसको जब नोट करेंगे तो हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आएगा तो एसेट्स इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज वाली साइड में आ जाएगा, इस साइड में प्रॉफिट हो जाएगा फर्म को। ऐसी कोई लायबिलिटी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें ये एक्सपेंस पे करने थे लेकिन हमने लिखना भूल गए, अपने अकाउंट्स में लिखना भूल गए, तो अब इसको जब आप रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इस साइड में आ जाएगी, उतना रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म होती है तो उस रिकॉन्स्टिट्यूशन को करने में जो खर्चा आता है, एक्सपेंस आते हैं, वो एक लॉस होता है। लॉस एंड एक्सपेंस डेबिट में आता है ना, तो वो एक्सपेंस इस साइड में लिखे जाएंगे, या तो वो बैंक और कैश अकाउंट के नाम से लिखे जाएंगे या कोई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो देखो कब लिखना है बैंक के नाम से और कब लिखना है पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। अगर वो एक्सपेंस फर्म पे कर रही है तो फर्म का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो वो लॉस हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। अगर वो एक्सपेंस पे करने थे फर्म को लेकिन पे कर दिए उसकी जगह किसने, पार्टनर ने, तो पार्टनर को अब वो रुपये देना होगा, तो इस तरीके से वो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टनर जो है वो एक तरीके से लायबिलिटी है पार्टनर की कैपिटल, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इस साइड में लिख दिया जाएगा। अगर फर्म पे कर रही है तो टू बैंक से, अगर पार्टनर पे कर रहा है वो एक्सपेंस तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा। और ऐसा करने के बाद हम प्रॉफिट साइड का टोटल देखेंगे और लॉस साइड का टोटल देखेंगे, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। सपोज अगर प्रॉफिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इधर का टोटल इधर लिखा जाएगा और इसमें से ये लॉस माइनस करके जितना प्रॉफिट एक्सेस है डिफरेंस निकाल लेंगे और वो यहाँ पर लिख देंगे, और टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। इसी प्रकार से अगर लॉस का टोटल ज़्यादा है तो इधर डिफरेंस आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करके वो लॉस उसमें ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करते हैं। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन में ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही ट्रीटमेंट करेंगे। आप एक स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसमें 3 पार्टनर हैं, अनिल, मानवी एंड पायल, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 31 मार्च 2018 को उनको बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें उनकी बुक वैल्यू लिखी हुई है कि कितनी एसेट्स है और कितने की लायबिलिटीज है, और नीचे अलग से इंफॉर्मेशन है कि अनिल, मानवी एंड पायल ने डिसीजन लिया है कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर 2:2:1 हो जाएगा, और इस टाइम पर रीवैल्यूएशन किया गया है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो देखिए सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है कितने से, बाय का मतलब से, इतने से इंक्रीज हो गई है, 10% से इंक्रीज हो गई है, मतलब 10% वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 2,60,000 का, अब इसकी वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई है।
ठीक है, कितनी हो गई 26,000। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या है। ये एक एसेट्स है, तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो किधर साइन लगा है इंक्रीज का, ये प्रॉफिट्स की साइड है, ये लॉस की। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इधर लिख लेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने से इंक्रीज हुई, 26,000 से। इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। फिर आगे लिखा है मशीनरी भी डेप्रिशिएट बाय 15%। जो मशीनरी है उस पर डेप लग रहा है वो डिक्रीज हो रही है। डेप का मतलब डिक्रीज हो रही है, कितने से, 15% से। 15% उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो देखिए मशीनरी की वैल्यू जो दी है वो कितनी है, 3,50,000। अब 3,50,000 का आपको 15% निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52,500। यानी कि मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। एसेट्स की वैल्यू किधर डिक्रीज हो रही है, इस साइड में। तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसको लॉस साइड में लिखा जाएगा टू मशीनरी 52,500। इसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन दी है स्टॉक वी इंक्रीज ₹2 1 लाख। अब देखिए यहाँ 2 और बाई में डिफरेंस समझिए, बाय और 2 में। अगर यहाँ पर लिखा हो स्टॉक इंक्रीज बाय ₹1 लाख, और एक लिखा हो सकता है स्टॉक इंक्रीज ₹1 लाख। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब लिखा होगा स्टॉक इंक्रीज बाय ₹1 लाख, तो इतना ही, इतने रुपए से स्टॉक बढ़ गया, मतलब स्टॉक की वैल्यू 1 लाख बढ़ गई, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो उतना ही प्रॉफिट लिख दिया जाता है इधर बाय स्टॉक करके, क्योंकि एसेट्स है ना। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख का। लेकिन जब लिखा है स्टॉक इज इंक्रीज ₹1 लाख, तो 1 लाख यानी इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 लाख हो गई। 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 लाख हो गई। तो उसकी पुरानी वैल्यू से कंपैरिजन करना होगा कि पहले उसकी वैल्यू कितनी थी। तो स्टॉक की पहले वैल्यू दी है 90,000, अब इंक्रीज होकर हो गई है 1 लाख। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। तो अब प्रॉफिट लिखना पड़ेगा यहाँ पर 10,000 बाय स्टॉक। अगर यहाँ पे लिखा होता स्टॉक इंक्रीज बाय ₹1 लाख, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे लिखा है स्टॉक इंक्रीज टू 1 लाख, मतलब स्टॉक बढ़कर 1 लाख का हो गया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 90 का तो पहले ही था, 1 लाख का हो गया 10,000 का। अगर इंक्रीज बाय मतलब 1 लाख से बढ़ गया है, यानी 1,90,000 का हो जाता फिर। ठीक है, तो ये टू और बाय पर ध्यान रखना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट का आंसर आपका रॉन्ग करा सकता है, इस टू और बाय पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। एक प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट्स के लिए। डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, जितना रुपए हमारा नहीं मिलेगा डेटर्स से, डेटर्स जिनसे हमें रुपए लेना है, इतना रुपए हमारा डूब सकता है, तो हमें ये बनाना होता है डेटर्स पर। तो डेटर्स देखेंगे कितने के हैं, डेटर्स दिए हैं 1 लाख के, तो 1 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 5,000। अगर हमने पहले से कोई प्रोविजन बनाया है तो वो पुराना प्रोविजन इसमें से लेस कर दिया जाएगा। देखते हैं पुराना प्रोविजन दिया है कि क्वेश्चन में कि नहीं है। तो पुराना प्रोविजन ना तो एसेट साइड में होता तो डेटर्स में से लेस करके दिखाया होता, और या कभी कभी इसको लायबिलिटी साइड में दे देते हैं, तो लायबिलिटी में भी ये नहीं दिया है। तो ये क्रिएट हो रहा है नया, तो इतने का ही हमें लॉस हो जाएगा 5,000 का। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का ये लॉस हो जाएगा। आगे इंफॉर्मेशन दी है अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम। एक क्रेडिटर है जिसके वो 5,000 रुपये देने थे, अब उसका कोई क्लेम ही नहीं है, मतलब कोई वो क्रेडिटर ही नहीं मिल रहा है जिसको देने थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी यानी कर्जा अब उसे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो बाय क्रेडिटर 5,000। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है अ क्लेम
ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड ₹10,000। जब कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन पर क्लेम आएगा तो उससे पहले हम देखेंगे उसके लिए हमने रिजर्व क्रिएट किया था कि नहीं, क्योंकि जो क्लेम होता है वो लॉस होता है। अब लॉस हो रहा है 10,000 का, अगर इसके लिए हमने पहले से रिजर्व क्रिएट कर रखा है और वो रिजर्व इस लॉस को बचा लेता है, कवर कर लेता है, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर रिजर्व कवर नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पे लॉस आएगा। देखिए यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है 10,000 का और रिजर्व बना हुआ है 30,000 का, तो ये कवर हो गया पूरा, तो यहाँ पर लॉस में नहीं आएगा। अगर वहाँ पर रिजर्व बना होता 5,000 का और क्लेम होता 10,000 का तो 5,000 तो कवर हो जाता, जो 5,000 कवर नहीं होता वो रिजर्व से ज़्यादा होता, वो लॉस हो जाता, वो यहाँ पर दिखा देते हैं। आगे लिखा है एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाय द फर्म for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। मतलब एक लैंड एंड बिल्डिंग की हमने रिवैल्यूएशन कराई थी, दोबारा से वैल्यू चेक करवाई थी, तो उस चार्टेड इंजीनियर को रुपीस पे करने पड़े 2,000, तो ये क्या हो गया रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। और जब भी रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होगा तो मैंने बताया था एक्सपेंस अगर फर्म पे करती है तो इधर लिखा जाता है टू कैश या बैंक अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर इसको पे करता है तो उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट करके लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्म ने पे किया है तो ये लॉस हो जाएगा और इस साइड में आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। कितना हो गया 2,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा तो हमें करना होगा लास्ट में टोटल करके ये देखना होगा किस साइड का टोटल ज़्यादा है। सपोज डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये लॉस की साइड है, तो लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट वाली साइड में डिफरेंस आएगा, इधर लिख दिया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र, ठीक है। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो इधर लिख दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू गेन ट्रांसफ़र, या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड का टोटल देखिए बनता है 26 और 10 36, 36 और 5 41,000, और डेबिट साइड का टोटल आता है 52 और 5 57 और 2 59,000 और 500। तो ये वाला टोटल जाता है डेबिट साइड का, तो इसको हमें दोनों साइड में लिखना होगा 59,500। अब इनका डिफरेंस किधर आएगा इस साइड में, क्योंकि इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर थे, अनिल मानवी एंड पायल, 3 पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 5 3 और 2। तो अब डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 500 9 - 1 8 और 18,500। तो इस 18,500 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 18,500 को हम जब 5 3 8 और 2 10 से डिवाइड कराएंगे और इधर 5 इधर 3 इधर और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब 50 की मल्टीप्लाई जब 5 से कराते हैं तो ये आ जाता है 5 5 9,250। और इसी तरीके से जब इसकी 3 से कराएंगे तो 3 0 जा 3 3 5 जा 15 3 8 जा 24 और 1 25 3 1 जा 3 और 2 5,550। जब 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 1 3 2 8 जा 16 और 1 17 और 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3 3,700। इस तरीके से ये अकाउंट बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर किसी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पर इसकी जर्नल एंट्री पास करने को कह दिया जाए तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने को कहा जा रहा है तो आप अकाउंट्स को बना लें। अकाउंट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और एंट्री बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। एंट्री बनाने के लिए क्या करना है,
तीन एंट्री बनेंगी इसकी बस। सबसे पहले ये लॉस है, इस लॉस की एंट्री बनाएंगे। तो देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं ये लॉस, यानी यहाँ पर आपको लग रहा होगा मशीनरी डेबिट हुई है, प्रोविजन डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, जबकि डेबिट कौन क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट इन चीज़ों से डेबिट हो रहा है। तो इस साइड के लिए क्या करना होता है, डेबिट साइड के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, और जो चीजें डेबिट साइड में लिखी हैं उनको क्रेडिट कर देना होता है। टू मशीनरी, टू प्रोविजन और टू कैश। ये लॉस हुआ है फर्म को, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल। लॉस होने पर रिवॉल्यूशन होता है डेबिट और प्रॉफिट होने पर रिवॉल्यूशन होता है क्रेडिट। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन हो गया लॉस होने पर डेबिट। तो डेबिट हो रहा है 52,500 से, ये मशीनरी क्रेडिट हुई है, और ये 5,000 से, और ये 2,000 से। टोटल लॉस कितना हुआ, 59,500। एक तो ये एंट्री बन जाएगी बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये लिख दिया जाएगा। एक और एंट्री बनेगी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट किन से हुआ था, इतनी चीजों से। तो एक एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट के लिए, तो इस साइड के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाएगा, और ये चीजें क्रेडिट में लिखी है, इसको हमें डेबिट कर देना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। 26,000, 10,000 और 5,000। डायरेक्ट भी आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एंट्री में आप कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, तो अकाउंट बनाकर अगर आप एंट्री बना लेते हैं तो एक तो कम टाइम में और एक ही जगह पे साफ साफ बन जाती है। जो लॉस की है वो एक जगह पर, प्रॉफिट की एक जगह पर, ये एंट्री बन गई। ठीक, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल रिवॉल्यूशन क्रेडिट कितने से हुए यहाँ पर, 36 और 5 41,000 से। इसके बाद एक और एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट है 59,500 से और क्रेडिट है 41,000 से, जबकि ये अकाउंट हमें क्लोज करना होता है। तो हमने इसका डिफरेंस निकालना है। देखिए डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, और क्रेडिट और करना पड़ेगा। तो डिफरेंस से क्रेडिट कर दिया जाएगा इसको। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, या फिर हमने निकाला था 18,500, और ये जो डिफरेंस होता है एक तरीके से, ये जो लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको पता है लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, रिड्यूस मतलब डेबिट करता है, और इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पर लॉस ज़्यादा आ रहा है तो ये क्रेडिट किया जाएगा रिवॉल्यूशन क्लोज करने के लिए, और कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी तीनों पार्टनर की, अनिल, मानवी और पायल्स कैपिटल अकाउंट। यह आया था 9,250, 5,550 और 3,700। इसका टोटल भी आ जाएगा ये 18,500। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है वो लॉस होने पर डेबिट होता है। जैसे यहाँ पे लॉस हुआ है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे लॉस ऑन रिवॉल्यूशन है तो हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, एक बात ध्यान रखिए, लॉस होने पर वो अकाउंट डेबिट होता है जहाँ लॉस जाता है। तो पहले लॉस आया रिवॉल्यूशन अकाउंट में, अब यहाँ पे लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस यहाँ से निकलकर इस अकाउंट में जा रहा है, तो जिस अकाउंट में लॉस जाएगा वो डेबिट होगा। तो ये कैपिटल में जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जब ये रिवॉल्यूशन में आया था तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ था। या फिर ये एंट्री हम यहाँ से भी बना सकते हैं देखकर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए, इनको डेबिट कर दो और इसकी जगह पे रिवॉल्यूशन क्रेडिट कर दो। हालांकि ऐसे ही बनानी है, हमें 3 एंट्री बनानी है, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो हमें ये भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इससे कि पार्टनर की कैपिटल डेबिट किए जाएंगे या क्रेडिट किए जाएंगे। यहाँ अगर इस साइड में लिखे हैं क्रेडिट में तो इसका अपोजिट डेबिट कर दो और उसकी जगह पे रिवॉल्यूशन क्रेडिट कर दो। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर लिखा है
क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, डिफरेंस इधर आता है, तो इधर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो एंट्री बनाने के लिए ये डेबिट में लिखा है उसको क्रेडिट कर दो और रिवोल्यूशन अकाउंट इसकी जगह पर डेबिट हो जाएगा। तो इससे हमारे ये एंट्री रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए अकाउंट बना लीजिए, अकाउंट बनाने में कम टाइम लगेगा और उससे जर्नल बनाने में भी कम टाइम लगेगा। अगर खाली आप जर्नल बनाते हैं और सबकी अलग अलग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा।